हेलो गाइस, आई होप कि आप सबने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पार्ट पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि इनमें से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। तो आपके सामने 4 परियोजनाएं दी हुई हैं और आपको यह बताना है इनमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट वेंचर नहीं है या ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर था गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट। देखिए, इससे एक बात तो क्लियर होती है कि ये जो 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, भाखड़ा नंगल, ब्यास प्रोजेक्ट और सिद्धमुख प्रोजेक्ट, ये किन 3 राज्यों की, किन 3 स्टेट्स की जो है एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है, वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, RPH। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं कि कौन से अन्य क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं जो कि पेपर्स में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट पे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट पे, वो क्या बनता है कि ये किन किन राज्यों के बीच एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, एक संयुक्त परियोजना है। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, RPH, ठीक है, इन 3 राज्यों की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है भाखड़ा नंगल। दूसरी बात ये कि राजस्थान का इसमें शेयर कितना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो शेयर है यानी कि भाग है वो कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 15.22%। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा गया है कि राजस्थान का भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में शेयर कितना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पानी में शेयर कितना है, तो भी क्या है कि 15.22% आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी में शेयर कितना है, तो उस केस में भी क्या है, जो आंसर होगा आपका वो 15.22% ही होगा। ठीक है, बाकी जो शेयर है यानी कि लगभग 85% जो शेयर है वो किस किस का है, पंजाब और हरियाणा का है। तो ये 2 मेन क्वेश्चन है जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से बनते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो भाखड़ा डैम है, देखो ये दोनों डैम है, भाखड़ा और नंगल दोनों ही क्या है, आपस में डैम है। जो भाखड़ा डैम है वो कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और जो नंगल डैम है वो कहां पे है, पंजाब में है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट पे जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया था, वो है ब्यास प्रोजेक्ट। अब ब्यास प्रोजेक्ट में जो बात याद रखने वाली है वो कौन कौन सी है। पहली बात तो यही कि हमने ऑप्शन से देखा था कि ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो राजस्थान है, एक पंजाब है और एक हरियाणा है। तो पहली बात तो यही हमने कर ली। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि जो इराडी कमीशन है, देखो एक आयोग था, इराडी आयोग, या इंग्लिश में बोलें तो इराडी कमीशन या फिर आयोग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस आयोग का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है किससे है, ब्यास प्रोजेक्ट से या ब्यास परियोजना से। एक्चुअल में क्या था कि ये जो आयोग था ये 1986 में बनाया गया था। अब क्यों बनाया गया था, क्योंकि अभी हमने बात की कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में एक ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इसलिए इन तीनों राज्यों के बीच जो ब्यास के पानी को लेके डिस्प्यूट था, ब्यास प्रोजेक्ट को लेके डिस्प्यूट था इन तीनों राज्यों के बीच, इसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था इराडी कमीशन या इराडी आयोग। और यह बनाया कब गया था, 1986 में। तो ये सब बातें हैं जो आपको ब्यास परियोजना से पूछी जा सकती हैं। अब नेक्स्ट था हमारे पास ऑप्शन में सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना, तो इसमें जो मेन बात ध्यान रखने वाली है सिद्धमुख में, पहली बात तो यही कि किन राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, RPH, तो इन राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सिद्धयुग परियोजना के संदर्भ में, कि सिद्धमुख जो परियोजना है यानी कि सिंचाई परियोजना है, उससे राजस्थान के 2 जिलों को पानी मिलता है। पहला जो जिला है वो है हनुमानगढ़, पहला जिला है हनुमानगढ़ और दूसरा है चूरू। दूसरा जो जिला है वो है चूरू। तो राजस्थान के 2 जिले हैं जिनको क्या है कि सिद्धमुख परियोजना से पानी मिलता है। एक ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से
राजस्थान के किन जिलों को सिद्धमुख परियोजना के तहत पानी मिलता है। अब एक और हम बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है माही बजाज प्रोजेक्ट की। अब अगर माही बजाज सागर की बात करें तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि ये संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों की, एक राजस्थान प्लस गुजरात की। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एसीएफ के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान आरपीएससी जो एसीएफ का पेपर कंडक्ट करवाती है और एसीएफ 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया था सेम, कि जो माही बजाज सागर है वो इनमें से किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि माही बजाज सागर पर एक डैम है, माही बजाज सागर पे एक डैम है जिसका नाम भी क्या है कि माही बजाज सागर बांध। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो डैम है, ये जो बांध है, ये राजस्थान के किस जिले में लोकेटेड है, ये अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ये डैम बना हुआ है। तो एक ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगली बात क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रोजेक्ट से जितनी भी बिजली बनती है, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है माही बजाज सागर डैम से, उसमें 100% शेयर किसका है, राजस्थान का है। राजस्थान का इसमें बिजली में 100% शेयर है। और अगर हम पानी की बात करें तो पानी में 45% शेयर है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट में। क्या मतलब है इसका, देखो कि ये जो परियोजना है राजस्थान और गुजरात दो राज्यों के बीच में है। इस परियोजना से जितनी भी बिजली बनती है, जितनी भी बिजली बनती है, वो सारी की सारी बिजली किसकी है, राजस्थान की है। ठीक है, ये 100% शेयर किसका है, राजस्थान की है। लेकिन अगर हम पानी की बात करें, अगर हम वाटर की बात करें, तो राजस्थान का 45% शेयर है इस परियोजना में। इस परियोजना के जो पानी है इस परियोजना का, उसमें 45% शेयर है। इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ 55% शेयर है वो किसका है, वो गुजरात राज्य का है। तो ये दो तीन फैक्ट्स हैं जो आपको माही बजाज सागर प्रोजेक्ट के बारे में याद रखने हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रख सकते हैं कि माही बजाज सागर वो सिंचाई परियोजना है या वो इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान के ट्राइबल रीजन को पानी प्रोवाइड कराता है। यानी कि राजस्थान के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें जो प्रोजेक्ट पानी प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन सा प्रोजेक्ट है, माही बजाज सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या कृषि को क्षति पहुंचाती है। तो आपको राजस्थान का वो जिला बताना है जहां पे सेम की समस्या है और सेम के कारण क्या है कि कृषि प्रभावित हो रही है। तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेम की समस्या होती क्या है। देखो सेम की समस्या को अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये क्या है कि जमीन है कोई। अब होता क्या है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जमीन में नीचे के लेवल पे क्या है कि पानी होता है। यहां पे ये क्या है कि यहां नीचे के लेवल पे पानी होता है और हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू, यहां पे क्या है कि ट्यूबवेल लगाया जाता है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, या सबमर्सिबल पंप लगाया जाता है जिसके थ्रू पानी को ऊपर खींचते हैं और हमें यहां पे पानी मिलता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस लैंड की सिंचाई करते हैं, इस भूमि की। और ये जो लेवल है पानी का, ये जो लेवल है पानी का, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। इंग्लिश में वाटर टेबल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं भूजल स्तर। तो इस हमारे एग्जाम्पल में भूजल स्तर यहां तक है और हमारी जो जमीन है वो ये है। अब होता क्या है कि मान लो कोई किसान है या कोई व्यक्ति है जो सिंचाई करता है, अगर वो यहां पे एक्सेसिव यानी अत्यधिक मात्रा में सिंचाई कर दे पानी की, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में सिंचाई कर दे, तो क्या होगा, ये जो पानी है यहां से रिसना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ और रिसाव होते होते, ये सीपेज होते होते क्या होगा, ये जो वाटर टेबल है ये पानी का बढ़ने लग जाएगा। यानी कि भूजल स्तर क्या है, ऊपर आ जाएगा। और फाइनली क्या है कि ये जब यहां पे आ जाएगा तो पानी का रिसाव क्या है कि बंद हो जाएगा यहां से, और फिर क्या है कि हम कोई भी यहां पे सिंचाई करेंगे तो वो पानी जमीन पर ही इकट्ठा हो जाएगा। इस लेवल पे ही क्या है कि वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी उदाहरण से हम समझते हैं कि सेम की समस्या क्या है। तो सेम की समस्या में क्या होता है कि एक्सेसिव इरिगेशन के कारण,
यानी अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, ये जो वाटर लेवल है, ये वाटर टेबल है, ये जो भूजल स्तर है वो यहां पे आ जाता है और फाइनली क्या है कि जो पानी है वो जमीन के ऊपर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जमीन के ऊपर इकट्ठे होने से क्या होता है, यहां पे अनवांटेड कुछ अनचाहे पौधे भी साथ में उग जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि ये जो जमीन है उसकी फर्टाइलिटी यानी कि जो उर्वरकता होती है उस पर भी असर पड़ता है और ये जमीन क्या है कि खेती के लायक भी फिर नहीं रहती, क्योंकि यहां पे क्या है कि पूरा टाइम पानी खड़ा रहता है। तो ये तो होगी हमारी सेम की समस्या। अब समझते हैं कि राजस्थान में सेम की समस्या कहां पे है। देखिए, राजस्थान में जो सेम की समस्या है वो जो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है उस क्षेत्र में है। तो एक तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में है। और जब अगर आपको ये बात पता है कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट क्षेत्र में है सेम की समस्या राजस्थान में, तो इसका मतलब है कि वो जिले जो सेम की समस्या से प्रभावित होंगे वो कौन से होंगे। एक तो श्री गंगानगर होगा, एक हनुमानगढ़ होगा, तो मेन जिले ये होंगे। इसके अलावा बीकानेर का कुछ एरिया भी जो है, लूनकरन साइड का कुछ एरिया भी सेम की समस्या से प्रभावित है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का जो मेन एरिया है, जो मेन कवरेज एरिया है वो क्या है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछा जाता है पेपर में कि सेम की समस्या के लिए कौन सा जो प्लांट है यानी कि कौन सा जो पौधा है वो क्या है उगाया जाता है। तो आपको क्या रखना है कि सेम की समस्या के सॉल्यूशन के लिए जो पौधा उगाया जाता है उसका क्या नाम है, सफेदा। सफेदा का पेड़ उगाया जाता है सेम की समस्या के सॉल्यूशन के लिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूकेलिप्टस। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापसी। तो देखिए हमारा आंसर क्या था, हनुमानगढ़, क्योंकि सेम की समस्या जो है वो मेनली हमने बात की, एक तो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, एक हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में भी हमें सेम की समस्या देखने को मिलती है। तो ये जो एरियाज हैं ये किसके हैं, IGNP के। और राजस्थान में इन्हीं जिलों में क्या है कि सेम की समस्या हमें देखने को मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021, मतलब वन विभाग ने जो अपना प्रतिवेदन दिया है, जो रिपोर्ट दी है 2021 की, उसके अनुसार वो जिला जहां पे वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम है, एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 2021 बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट राजस्थान, द डिस्ट्रिक्ट वेयर एक्चुअल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो मैक्सिमम रिपोर्ट किया गया है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ पे, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो इसका सही आंसर था करौली। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं राजस्थान में वनों के वर्गीकरण की। अगर हम बात करें राजस्थान वन अधिनियम 1953 की, तो राजस्थान वन अधिनियम 1953 या फिर राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 के अकॉर्डिंग जो राजस्थान के वन हैं उनको हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो इसमें है वो है आरक्षित वन, आरक्षित वन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिजर्व फॉरेस्ट। सेकंड हमारे पास कैटेगरी है रक्षित वन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। और लास्ट थर्ड कैटेगरी है हमारे पास अवर्गीकृत वन, यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो अगर हम राजस्थान की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, राजस्थान की वन की जो रिपोर्ट है 2021 की, उसकी बात करें तो उसमें आरक्षित वन जो दिया गया है वो राजस्थान में कुल कितना है, 37.05%। राजस्थान में जितना भी वन क्षेत्र है उसका जो 37% भाग है वो क्या है, आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये कितने परसेंट है, 37.05%। सेकेंड बात ये है कि रक्षित वन कितने हैं इसमें, तो रक्षित वन कितने हैं, रक्षित वन का परसेंटेज है 56.49%, मतलब 56.5% के लगभग है। और तीसरी बात यह है कि जो अवर्गीकृत वन है यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं वो कितने हैं इसमें, 6.46%। तो एक तो आपको क्या है कि ये तीनों के तीनों परसेंटेज जो है वो याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है पेपर में और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आरपीएससी द्वारा। क्लियर है बात। इसके अलावा
अब एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है कि जो आरक्षित वन है यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, किस जिले में है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आरक्षित वन सबसे ज्यादा हमें जो देखने को मिलते हैं वो फर्स्ट नंबर पे कहाँ है, उदयपुर। और सेकंड नंबर पे इसी कैटेगरी में जो जिला आता है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तो ये एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले नंबर पे आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां पे है, उदयपुर में, और दूसरे नंबर पे चित्तौड़गढ़ में। इसी तरह अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे है बारां जिला, जहां पे रक्षित वन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और दूसरे नंबर पे है करौली जिला, जहां पे हमें रक्षित वन सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर अवर्गीकृत वन की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें कहां देखने को मिलते हैं, ये बीकानेर जिले में, और सेकंड नंबर पे कहां पे है, श्री गंगानगर जिले में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हमने वर्गीकरण किया है राजस्थान वन अधिनियम 1953 के आधार पर, उसमें आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां पे है, रक्षित वन सबसे ज्यादा किस जिले में है, और अवर्गीकृत वन हमें सबसे ज्यादा किन जिलों में देखने को मिलते हैं। अब इसको देखते हैं कि याद कैसे रखा जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपसे आरक्षित वन पूछे जाएं तो इतना तो हम ध्यान रख ही सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है कि आरक्षित वन का क्षेत्र है हमारा। उसके बाद ये करौली जिला प्लस ये बारां जिला, मतलब राजस्थान का जो इस साइड का पोर्शन है यहां हमें रक्षित वन देखने को मिलते हैं। और राजस्थान का जो ऊपरी भाग है मतलब श्री गंगानगर और बीकानेर जिला, यहां पे क्या है कि हमें अवर्गीकृत वन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इतना भी आइडिया है कि राजस्थान के जो निचले पोर्शन में है वहां पे आरक्षित वन है, राजस्थान के इस भाग में जो है वो हमें रक्षित वन देखने को मिलते हैं, प्लस क्या है कि राजस्थान के इधर ऊपर वाले साइड में हमें अवर्गीकृत वन देखने को मिलते हैं। तो इस बेस पे भी क्या है कि आप अपने आंसर के काफी नजदीक पहुंच सकते हैं। तो ये हमने छोटी सी बात की राजस्थान में आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वनों की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है। जो लेपर्ड सफारी पार्क है वो जयपुर के किस रीजन में लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर था झालाना। देखिए जयपुर में दो तेंदुआ सफारी पार्क है, या जिनको हम लेपर्ड रिजर्व भी बोल सकते हैं या तेंदुआ रिजर्व भी बोल सकते हैं। एक तो है झालाना जो कि 2017 में बनाया गया था, और दूसरा है आमागढ़। तो ये दोनों ही नाम आपको क्या है याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आमागढ़ भी क्या है कि जयपुर में ही है, और 2022 में इसको लेपर्ड रिजर्व या लेपर्ड सफारी इसको डिक्लेयर किया गया था। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रोजेक्ट लेपर्ड के बारे में। सबसे पहला फैक्ट तो इसमें यह है कि जो प्रोजेक्ट लेपर्ड है, राजस्थान पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने क्या है कि प्रोजेक्ट लेपर्ड स्टार्ट किया भारत में। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है, राजस्थान क्या है कि पहला राज्य है प्रोजेक्ट लेपर्ड स्टार्ट करने वाला। और ये कब शुरू किया गया था, 2017 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो जाहिर सी बात है कि जो एम होगा इसका वो क्या होगा कि जो लेपर्ड है उनकी जो जनसंख्या है राजस्थान में उनको बढ़ाना, या उनकी जनसंख्या जो घट रही है, चाहे उनका शिकार हो रहा है या किसी भी कारण से, उनको कंट्रोल करना। तो जो पैंथर संरक्षण है या फिर लेपर्ड जो संरक्षण है वो इसका क्या है कि मेन उद्देश्य था। तीसरी बात हम यहां पे करेंगे कि राजस्थान में टोटल कितने लेपर्ड रिजर्व या फिर लेपर्ड सफारी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, राजस्थान में कुल अभी तक 3 लेपर्ड सफारी हैं। पहला जो लेपर्ड सफारी है वो है जयपुर के झालाना क्षेत्र में। दूसरा लेपर्ड सफारी जवाई क्षेत्र में है जो कि पाली जिले में है। और तीसरा जो लेपर्ड सफारी या लेपर्ड रिजर्व है वो कहां पे है, जयपुर के ही आमागढ़ क्षेत्र में है। इसके साथ ही आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो जयपुर है वो देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे 2 लेपर्ड सफारी हमारे पास है, एक झालाना में है और एक आमागढ़ में है। तो ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला
राजस्थान का जो पहला लेपर्ड सफारी पार्क था वो कौन सा है, तो उसका सही आंसर होगा झालाना सफारी पार्क। क्लियर है बात। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो वर्टिसोइल सोइल है, मतलब वर्टिसोइल मृदा है, वो मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां जिलों में। बेसिकली ये जो वर्टिसोल है, ये क्या है, बेसिकली यूएसडीए क्लासिफिकेशन है सोइल्स का, यानी कि यूएसडीए वर्गीकरण है मिट्टी का। अब यूएसडीए क्या है, यूएसडीए है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अमेरिकी कृषि विभाग। तो अमेरिकी कृषि विभाग ने मृदा को 5 वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो थोड़ी हम राजस्थान के संदर्भ में उस वर्गीकरण की बात अब कर लेते हैं। देखिए, यूएसडीए के अकॉर्डिंग राजस्थान के संदर्भ में सबसे पहली चीज है एंटीसोल। दूसरी टाइप की जो मृदा हमें देखने को मिलती है वो है एरिडीसोल। तीसरी टाइप की मृदा है हमारे पास एल्फीसोल। चौथे टाइप की मृदा है इंसेप्टी सोल। और 5वें टाइप की मृदा है वर्टिसोल। तो ये 5 तरह की जो मिट्टियां हैं हमें देखने को मिलती हैं यूएसडीए क्लासिफिकेशन में। अब राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी पेपर में क्या है कि इसी तरीके का पूछा जाता है। आपको एक मिट्टी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि मेनली इस तरह की मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, या हो सकता है कि आपको जिले दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इन जिलों में मुख्य रूप से यूएसडीए वर्गीकरण के हिसाब से किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान के इस मैप से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस मैप को ध्यान रखेंगे अच्छे से तो ये पूरा का पूरा आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम एंटीसोल की। एंटीसोल की बात करें तो मुख्य रूप से ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में हमें देखने को मिलती है। अब जब हम राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से जिले इसमें आ जाएंगे। देखो, यहां से हमारे पास बीकानेर हम ले सकते हैं, बीकानेर का कुछ भाग इसमें है। जैसलमेर ले सकते हैं यहां से पश्चिमी भाग में। बाड़मेर भी हमारे पास यहां पे आ जाएगा। तो मेनली जो ये जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये हमारे पास क्या है कि इस एंटीसोल प्रकार की मृदा में आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। पहली बात आपको कि अगर एंटीसोल पूछे तो आपको जो चीज ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, पश्चिमी राजस्थान। पहली बात तो हमने कर ली एंटीसोल। अब दूसरी टाइप की मृदा जो है हमारे पास वो है एरिडीसोल। एरिडीसोल में आपने क्या बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान के जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, देखो क्या था कि एंटीसोल तो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क प्रदेश में पाई जाती थी, ये तो शुष्क प्रदेश में थी। और जो अर्ध शुष्क प्रदेश है राजस्थान के, वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, वो है एरिडीसोल्स। अब मैप में देखते हैं कि अर्ध शुष्क प्रदेश कौन से हैं इसमें। यहाँ पे हमारे पास देखो, जब एरिडीसोल की बात करेंगे हम तो एक तो क्या है कि एरिडीसोल में सबसे पहले तो शेखावटी क्षेत्र हम लेंगे, यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू। इसके बाद अर्ध शुष्क प्रदेश में देखो नागौर भी आता है हमारे पास, पाली भी आता है, और इसके अलावा हमें जालोर लेना है। सिरोही यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सिरोही में कुछ अलग दूसरे तरीके की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो पहला तो हमारे पास हो गया ये ब्लैक वाला रीजन 1, दूसरा हमारे पास हो गया रेड वाला ये रीजन 2। तो यहाँ पे रीजन 1 में हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, एंटीसोल, और रीजन 2 में हमें मिट्टी देखने को मिलती है एरिडीसोल। इसमें यह ध्यान रखना है कि जो दूसरी तरह की मिट्टी है एरिडीसोल, इसमें क्या है कि सिरोही नहीं है। अब क्यों नहीं है इस पे भी बात करेंगे। अब तीसरी तरह की मिट्टी है एल्फीसोल, और चौथे की है इंसेप्टिसोल, और 5वीं तरह की मिट्टी है वर्टिसोल। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिसोल। जब भी आपसे पूछा जाए वर्टिसोल तो आपको ध्यान रखना है कि ये होगा हाड़ौती क्षेत्र। राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पे जो मिट्टी हमें देखने को मिलती है यूएसडीए वर्गीकरण के हिसाब से वो होगा हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र में
तो हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान का कौन सा है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि 4 जिले जो राजस्थान के हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। वो कौन से हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। ये जो 4 जिले हैं जिसको हम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान भी बोलते हैं, ये जो 4 जिले हैं इसमें हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, वर्टिसोल। तो ये हमारा हो गया 5वां क्षेत्र। अब हम आते हैं चौथे पे, यानी कि इंसेप्टिसोल्स पे। तो अगर आपसे पूछा जाए इंसेप्टिसोल्स बेसिकली जो मिट्टी होती है वो बेसिकली पथरीली मिट्टी होती है। तो देखो, अगर पथरीली मिट्टी की बात करें तो हमें कहाँ देखने को मिलेगी पथरीली मिट्टी, इसमें हम जोड़ेंगे सिरोही को, क्योंकि सिरोही में हमें पता है माउंट आबू है, पहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो सिरोही को। इसके अलावा पाली भी इसमें आ जाएगा, पाली दोनों जगह आ जाएगा। और उदयपुर, भीलवाड़ा, मतलब ये जो क्षेत्र है पूरा राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से इस क्षेत्र में हमें जो मिट्टी देखने को मिलती है वो कौन सी है, इंसेप्टिसोल्स। मतलब ये हो गया हमारा नंबर 4। इसके अलावा जो हमारा क्षेत्र बचा, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र बचा, पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र बचा, इसमें जितने भी जिले हैं इन जिलों में हमें जो मुख्य रूप से मिट्टी देखने को मिलती है वो है एल्फीसोल। तो ये 3 नंबर आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, यानी कि जयपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं